हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन पर हिट कर दीजिए, उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से जो हम पढ़ रहे थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, तो इस पैरा तक हमने पढ़ लिया था कि आज जो है मतलब मॉडर्न टाइम में, मतलब आज के समय 900 से ज़्यादा कैंचियाँ निकाली जा चुकी हैं। किससे? 230 स्ट्रेन से ज़्यादा से 230 से ज़्यादा की स्ट्रेन से, ठीक है। तो उससे आगे पढ़ते हैं। दी कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम। कन्वेंशन का मतलब होता है जो परंपरा अनुसार, मतलब जो परंपरा चली है या फिर जो तरीका बनाया गया है फॉर नेमिंग, नाम देने का दीज एंजाइम्स को। कौन से एंजाइम को? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। तो इसका जो नाम दिया जाता है उसमें जो पहला लेटर जो आता है वो कहाँ से आता है? जीनस से आता है। जीनस जानते हो ना, वंश। जैसे होमो सेपियंस, सेपियंस नाम है किसका? ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। तो उसमें होमो क्या है? जीनस मतलब वंश। पहला वाला सेपियंस क्या है? स्पीसीज। दूसरा वाला सेपियंस क्या है? सब स्पीसीज, ठीक। फिलहाल हम जीनस की बात करें तो जीनस, तो पहला लेटर कहाँ से आता है? जीनस से। एंड द सेकंड टू लेटर, उसके बाद के दो लेटर कहाँ से आते हैं? स्पीसीज से, ठीक है। कम फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। जिस प्रोकैरियोटिक सेल से वो निकाले गया वो एंजाइम, उस प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर तो होंगे ही, तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म ही हो गया, ठीक। तो उस बैक्टीरिया का जो जीनस है, पहला लेटर उस जीनस से उठा लिया, उसके बाद के जो दो लेटर हैं वो उठा लिए स्पीसीज के, स्पीसीज के नाम से। जैसे अभी आपको जब एग्जाम्पल समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक बैक्टीरिया होता है, इसका पूरा नाम होता है इश्चेरिचिया कोलाई, ठीक। इश्चेरिचिया उसका जीनस है और कोलाई क्या है? उसका स्पीसीज है। तो इश्चेरिचिया का ई उठा लिया, देखो ई है कैपिटल ई। कोलाई क्या है? स्पीसीज, उसके शुरू के दो लेटर उठा लिए सी, ई को हो गया। अब देखो आगे, आर और फर्स्ट का मतलब क्या है? कम्स फ्रॉम द इश्चेरिचिया कोलाई RY13। अब यहाँ पर जो है ये पूरा जो है RY13, ये क्या है? ये स्ट्रेन का नाम है। तो जो उसके बाद पहला लेटर उठाया जीनस से, उसके बाद के दो लेटर उठाए स्पीसीज से, और उसके बाद का जो एक लेटर है वो उठाया है स्ट्रेन के नाम से। तो इश्चेरिचिया कोलाई का जो स्ट्रेन था जिससे ये निकाला गया था, उस स्ट्रेन का नाम था RY13। तो RY13 पूरा नाम, तो RY13 का आर उठा लिया, ठीक। तो इस तरीके से RY13 का आर उठा लिया, ठीक। इन इश्चेरिचिया कोलाई द लेटर आर इज ट्रैप्ड फ्रॉम द नेम ऑफ, नेम ऑफ द स्ट्रेन। हो गया भाई, मैं बताया था स्ट्रेन के नाम से, ठीक है। स्ट्रेन एक तरीके से सब स्पीसीज ही है। जैसे ये बैक्टीरिया में वैसे होती है जैसे हम में सब स्पीसीज होती है और प्लांट में वेराइटीज होती है, ठीक है। स्पीसीज के बाद जो कैटेगरी आती है वो, ठीक है। एनिमल्स के केस में सब स्पीसीज, प्लांट के केस में वेराइटी, और बैक्टीरिया के केस में स्ट्रेन होता है, ठीक। तो एक तरीके से शुरू का एक लेटर जीनस का हो गया, बाद के उसके बाद के दो लेटर स्पीसीज, उसके बाद का फिर एक लेटर, वो कहाँ से हो गया? एक तरीके से सब स्पीसीज है, लेकिन बैक्टीरिया के केस में, प्रोकैरियोट के केस में स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन से हो गया, ठीक है। जैसे इक्वार फर्स्ट जो निकाला गया है वो इश्चेरिचिया कोलाई के RY13 स्ट्रेन से निकाले, मतलब स्ट्रेन का नाम ही था पूरा RY13, तो वहाँ से हमने आर उठा लिया, ठीक है। अब जो फर्स्ट लिखा है वो क्या है? रोमन नंबर्स फॉलोइंग द नेम, मतलब नेम के बाद में जो लिखे हुए हैं। फॉलोइंग का मतलब पीछा कर रहे हैं, मतलब पीछा कर रहे हैं मतलब का मतलब बाद में। सिंपल सी बात है, जो पीछा कर रहा होता है वो बाद में ही तो होगा। जैसे राम श्याम का पीछा कर रहा है तो राम ही तो पीछे है। तो फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड।
ठीक है। एनसीईआरटी कहती है, अभी ऐसा ही कहें, ठीक है, कि ये फर्स्ट क्या है, जिस ऑर्डर में जिस क्रम में उसको आइसोलेट किया गया फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को उस स्ट्रेन से जिस क्रम में आइसोलेट किया गया है वो है, ठीक है, जिस क्रम में आइसोलेट किया गया है। तो अब यहाँ समझ में आया, ठीक है। तो ये जो है रियल में तो ये आइसोलेशन का ऑर्डर नहीं होता, आइडेंटिफिकेशन का ऑर्डर होता है ये, लेकिन जो है ना एनसीईआरटी कहती तो इसको आइसोलेटेड का ही ऑर्डर मान के चले, ठीक है, ये आइसोलेट किया गया, ठीक। अब कन्फ्यूजन वहाँ होता है कि हिंद सेकंड फिर कैसे फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है जो कि डिस्कवर किया गया था सबसे पहले, हिंद सेकंड कैसे है, ठीक है, जो कि हमने स्टार्टिंग पढ़ा था। तो देखो एच से, एच आया हीमोफिलस से, इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया था उससे ये निकाला गया है, ठीक है। और डी लेटर जो आया उसके स्ट्रेन से आया है। सेकंड नंबर है जो है, मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो जो है कि ये उस स्ट्रेन से सेकंड नंबर पर निकाला गया होगा, ठीक। तो इससे तो पता चलता है कि जब सेकंड नंबर पर निकाला गया होगा इसका मतलब है कि इस स्ट्रेन से पहले नंबर पर कोई और निकाला गया होगा, और जब निकाल ही लिया गया है पहले नंबर पे तो इसका मतलब डिस्कवरी पहले वाले की ज़्यादा होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये क्यों कहते हैं कि हिंद सेकंड की डिस्कवरी पहले हो, हिंद फर्स्ट की होनी चाहिए ना, तो इसलिए कह रहे हैं। इसको कोई टीचर बता नहीं पाता है, लेकिन ये एनसीईआरटी में आइसोलेटेड ऑर्डर नहीं है, दरअसल ये ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन का है, ठीक है। दरअसल पहचान लिया गया था, पहचाना बाद में गया था, इसको डिस्कवर कर लिया गया था पहले, पहचाना बाद में गया था। तो ये आइडेंटिफिकेशन का ऑर्डर होता है रियल में, आइसोलेशन का नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए देखो आइसोलेशन ही रटे रहें कि आइसोलेशन का ये ऑर्डर लिखा रहता है रोमन, जैसा कि एनसीईआरटी कहती है, क्योंकि स्टेटमेंट आएंगे तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सही माना जाएगा, ठीक। अब आपको जो कन्फ्यूजन था वो मैंने दूर कर दिया, और ये भी ऐसे ही रटे रहेंगे। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है, हिंद फर्स्ट ना हो हिंद सेकंड होता है, बस 2-4 बार ऐसे करके याद करोगे याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो ये जो था हिंद सेकंड का जो था कि 6 बेस पेयर होते हैं, उस सीक्वेंस को पहचान करके कट करता है वहाँ पे। तो 6 का कैसे ध्यान रखना, हिंद का 6 वाला 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। हिंद मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में 6 धर्मों के लोग पाए जाते हैं ना। 6 धर्म कौन कौन से हुए मोस्टली, जो क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 6 हो गए, ठीक। अब जो है ये हो गया यार। अच्छा प्लाज्मिड किसका लिया गया था, इस बात को याद करने के लिए देखो ऐसे ध्यान रखें। प्लाज्मिड में पी आ रहा है और साल्मोनेला टाइफीमुरियम में भी एकदम पी से आ रहा है, क्योंकि इस कोलाई में कहीं पी नहीं लग रहा है। तो कन्फ्यूजन ना हो, बहुत दिनों बाद कन्फ्यूजन हो जाता है प्लाज्मिड किसका लिया गया था। प्लाज्मिड तो लिया गया था साल्मोनेला टाइफीमुरियम का, ठीक है। और जो मैंने पिछले लेक्चर की बात बता रहा हूँ उसको याद रखने का। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था इस कोलाई में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो इंट्रोड्यूस कराया गया था वो इस कोलाई में कराया गया था, मतलब एंजाइम भी पॉलीमरेज एंजाइम इस कोलाई की यूज हुए थे। ये मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ वैसे अच्छे से, ये बस थोड़ा तरीका था तो इसलिए मैंने बता दिया, थोड़ा डिफरेंशिएट करके याद रहेगा। दैट इज प्लाज्मोडियम जो था साल्मोनेला टाइफीमुरियम का निकाला था, ठीक, हमेशा याद रहेगा ऐसे। और बाकी हमने ये पॉइंट देख ही लिए थे सभी तरह अच्छे से, ठीक है। पढ़ते हैं restriction enzymes belong to a larger class of enzyme, मतलब एंजाइम की बहुत बड़ी क्लास होती है, उससे बिलोंग करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेजेस। और इस क्लास का नाम क्या, ध्यान से याद रखना, न्यूक्लियेज नहीं है, न्यूक्लियेजिज है उस क्लास का नाम, ठीक है। क्योंकि क्लास है तो उसमें बहुत सारे एंजाइम होगा, एक एंजाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट में ए ऐसे लगाते हैं एज, ठीक है, मोस्टली केसेस में। तो इसमें
एजेज है मतलब बहुत सारे एंजाइम होंगे, तो एक क्लास है ना पूरे एंजाइम की, तो इसका ध्यान रखें। क्लास का नाम क्या है? न्यूक्लिएजेज, और इस क्लास में पाए जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ये बहुत बड़ी क्लास है। ठीक, जरा ध्यान से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों को कह सकते हैं एक्जो और एंडो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो दोनों है ना, एक्जो भी एंडो भी। ठीक, दीज आर टू काइंड्स, ये दो प्रकार के होते हैं, एक्जो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस। जैसा कि नाम बता रहा है, एक्जो मीन्स क्या होता है? बाहर बाहर से, जो बाहर बाहर से कट करता है, जैसे कोई रस्सी है। जैसे आपको एग्जाम्पल लेके बताऊँ तो वैसे समझ में आएगा, होगा, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, फिर भी आपको एक मिनट बताइएगा। जैसे मान लो इस तरीके से कोई ये रस्सी है, ठीक है। अब इसको हम किनारे किनारे से कट करेंगे ऐसे बाहर बाहर से, एक तो ये काम करता है एंडो एक्जो न्यूक्लियस। एक्जो मीन्स बाहर से, एक्जो। ठीक, अब अंदर से कहीं से कट करना है, ऐसे कहीं से अंदर से मतलब, तो वो कहलाएगा, तो वो कौन करेगा ऐसा काम? एंडो न्यूक्लियस। एंडो मीन्स अंदर से, एक्जो मीन्स बाहर से। सॉरी, तो ये हो गया। ठीक है, दीज आर टू काइंड्स, एक्जो न्यूक्लियस बाहर से कट करता है, ठीक है, जैसा कि नाम है, और एंडो न्यूक्लियस अंदर से कट करता है। ठीक है, एक्जो न्यूक्लियस रिमूव, भाई सब लिखा है। एंडो, अब यहाँ रस्सी का मतलब क्या है? एक तरीके से कोई यही होगा, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए होगा या आरएनए होगा, उसको कट करेगा, तो उसमें क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक बेसिक यूनिट होती है ना, ठीक, न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करेगा, मतलब बेस शुगर फास्फेट को अलग करेगा। तो एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। तो एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से काटेगा? एंड से काटेगा, मतलब किनारे से काटेगा। न्यूक्लियोटाइड को बसपा बसपा के पेयर को अलग करेगा। बसपा में इसलिए कहता हूँ, याद रहता है उससे, बीएसपी। ठीक है, पार्टी है ना मायावती वाली, याद रखने के लिए हमें अपना काम निकलना चाहिए, उससे का मतलब बीएसपी, बेस शुगर फास्फेट, इन तीनों को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक, बीएसपी कह लो चाहे बसपा कह लो, तो ये बसपा यूनिट होती है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की। तो एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करता है, किसको अलग करता है? इस बेसिक यूनिट को ही, बसपा को ही अलग करता है। तो एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स करता है न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, डीएनए के एंड से भेजा, जबकि एंडोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। विद इन का मान क्या हो? अंदर की तरफ। तो ये मैंने आपको बता दिया। स्पेसिफिक पोजीशन तो होती है, ये तो पता ही आपको। प्रत्येक कैंची की अपनी एक अलग स्पेसिफिक है, अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं उसकी प्रत्येक कैंची के, पहले हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई कहीं से काट दे, हर कैंची की अपनी एक अलग जगह की पहचान होगी कि ये कैंची बस ऐसी जगह मिलेगी, ऐसे सीक्वेंस मिलेंगे वहीं काटेगी, ये कैंची ऐसी मिलेगी वहीं काटेगी। ये नहीं कोई कैंची, हर कैंची एक ही जगह काट दे। ठीक है, सब कैंची की स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ वो कट करती है। ठीक, ऐसे सिंप्लीफाई कैंची करके चलें, बात ख़त्म, सिंपल हो जाता है ना, याद रहती हैं चीज़ें। ठीक है, जैसे ये जो है, ये मैंने आइसोलेटेड और इसका जो स्ट्रेन का बताया था वो ऐसे ही नहीं बताया। ये जो है फिंगर टिप, एमटीजी की फिंगर टिप होती है, उसे एनसीईआरटी से ही बेस्ड होती है वो पूरा, तो उसमें एक क्वेश्चन था। बट आइसोलेटेड टर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, चूँकि एनसीईआरटी कहती है, मैंने आपको बता दिया। फिंगर टिप का 109वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि फिंगर टिप का 109वां क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, तो क्या माना गया है? उसी हिसाब से माना गया। ठीक है, हाल फिलहाल आपको एनसीईआरटी की तरह आंसर देना है, बात खत्म, एक लाइन में। सेकंड वाला जो कन्फ्यूजन था वो मैंने आपको बता दिया इसलिए। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। प्रत्येक कैंची क्या करती है ना, पहली बात, इधर इंस्पेक्टर क्या होता है? इंस्पेक्टर का क्या मतलब होता है? निरीक्षण करता है। ठीक, इंस्पेक्शन करता है वो, जगह जगह जाकर फूड इंस्पेक्टर होते हैं। ठीक है, तो फूड की क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं जाकर के, इंस्पेक्शन निरीक्षण करते हैं उसका कि फूड की क्वालिटी कोई ज़्यादा मिलावट वगैरह तो नहीं कर रहा है। ठीक, तो इंस्पेक्टिंग
दी लेंथ, तो ये भी जाकर के निरीक्षण करता है डीएनए सीक्वेंस का कि भाई कितनी लंबी कितने बेस की है। जैसे हिंद सेकंड जाएगा तो वो चेक करेगा कि भाई छः बेस पेयर की लंबी है क्या, तो अगर ऐसे उसको मिल जाएगा तो वो हम कट करेगा। ठीक है, और इसमें भी एक स्पेसिफिक बेस का सीक्वेंस होता है 6 के साथ भी कौन कौन से बेस लगे हुए हैं किस क्रम में, वो भी डिपेंड करता है, तो उसका वो निरीक्षण करता है जाकर के। ठीक है, ठीक। जैसे इच्छेशा कोलाई होता है, ये भी 6 बेस पेयर पे कट करता है, लेकिन उसका सीक्वेंस होता है गार्ड टीसी। ठीक है, गार्ड टीसी से याद रखा है, मतलब मैंने या तो GAATTC है गार्ड टीसी। ठीक है तो इसी तरीके से पहले जाकर के प्रत्येक कैंची की वो पहचान कराती है। ईच रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस की लेंथ पहचानती है। ठीक है, लेंथ पर इंस्पेक्शन का मतलब रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढने के लिए करता है कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस आखिर कौन सा है, तो इसलिए उसका निरीक्षण कर रहा है पूरी लंबाई का। चूँकि पूरी लेंथ इसलिए ही देखता है कि क्या पता रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहाँ पर हो, तो पूरी लेंथ का इंस्पेक्शन करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस वंस इट फाइंड्स इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और एक बार अगर अपना ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पहचान लेता है, पा लेता है, मतलब पता कर लेता है, मिल जाता है इसको, तो इट विल बाइंड टू द डीएनए, तो ये डीएनए से बाइंड कर जाता है एंड कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स, और दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, ये ध्यान रखना। जैसे बता दूँ मैं, जैसे ये इस तरीके से। ठीक है, जैसे इस तरीके से, तो ये जो है कैंची कट करेगी, केवल इसको नहीं करती है, इन दोनों को करती है। ठीक है इसको भी करेगी, फिर आगे बढ़ करके इसको भी करेगी, दोनों को करती है। ठीक है, दोनों स्टैंड को एक साथ काटती है। ठीक है, बाइंड टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स का एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर सुगर फास्फेट बैकबोन। अब चूंकि मैंने बताया था 3 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड, बेस, शुगर और फास्फेट। बेस मतलब नाइट्रोजन बेसिस, शुगर मतलब पेंटोस शुगर, और फास्फेट मतलब फास्फेट या फास्फोरिक एसिड वगैरह। ठीक, तो इसमें जो है बैकबोन जो बनी होती है वो एसपी की होती है। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट पुलिस, ऐसे ध्यान रखें कि एसपी ही बैकबोन बनाते हैं। अगर व्यवस्था अच्छी रहेंगे, एसपी अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा तो पुलिस व्यवस्था अच्छी रहेगी, तो मतलब बैकबोन बनाते हैं एसपी, ऐसे ध्यान रखना। एसपी सुपरिटेंडेंट इन पुलिस मतलब शुगर और फास्फेट। ठीक है, तो बैकबोन जो बनती है वो किससे बनती है, शुगर फास्फेट से बनती है। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं भी अगर छोटी क्लासेस में पढ़ाओ तो बेस तो बीच बीच में होते हैं ना, तो 2 चीज़ें 3 चीज़ें तो सबके लिए 3 कंपोनेंट, तो बेस बीच में हो गए, एसपी ये बैकबोन बनाते हैं। ठीक, आगे जो है अब डीएनए वगैरह मोलिकुलर बेसिस सुपर इनहेरिटेंस वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, इस रेस्टोरेंट फंक्शन बाय इंस्पेक्टर ये सब हो गया, ऑन सेट फाइंड से, और वो वहाँ जाकर जुड़ जाता है एंड कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फास्फेट बैकबोन। फिगर 11.1 फिगर 11.1 इसी के नीचे अभी देखेंगे। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज रिकॉग्नाइजेस पहचानता है स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये जो एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है, सीक्वेंसेस को पहचानता है इन द डीएनए में। ठीक है, ठीक। एंडोन्यूक्लियस पहले काम करता है, एक जो बाद में, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा तरीका है कि पहले काम कौन करता है। ठीक, ऐसे ध्यान रखना। जैसे बहुत बड़ी सी लंबी है, बहुत बड़ी सी लंबी है, बहुत ज़्यादा रस्सी। ठीक है, बड़ी सी लंबी सी रस्सी है। एक मिनट, आपको कर फिगर दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। जैसे एक रस्सी है बहुत एकदम बड़ी लंबी सी है, अब इसका काम दिया गया है कुछ लोगों को कि भाई इसका जो है कट करना है, और 10 लोग दिए गए हैं। ठीक है, और इसको कट करना है छोटे छोटे पार्ट में। तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसके 10 टुकड़े कर देंगे,
10 टुकड़े कर करके 10 लोगों को दे दिया गया। अब उनको अलग अलग टुकड़े मिल गए सबको। अब उनसे कह दिया कि भाई जो तुमको टुकड़ा मिला उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ठीक है। तो वो 10-10 टुकड़े सबको मिलेंगे और वो एकदम जल्दी से काम हो जाएगा। जबकि अगर पहले पहले एक्सोन्यूक्लियस काम करता तो देखो एक लोग यहाँ बैठ पाता, बस एक यहाँ बैठ पाता, तो एक्सो ऐसा करके काटता। तो एक बार में 2 ही लोग काम कर रहे हैं, एक इस किनारे पर बैठा है, एक किस किनारे बैठा है। तो जब एक्सोन्यूक्लियस काम करेगा तो उस तरीके से इतना अच्छे से पेशेंस से नहीं हो पाएगा। पहले एंडोन्यूक्लियस करता है, पहले इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर देते हैं। अब इसके 10 टुकड़े कर दिए, 10 लोगों को बांट दिए। अब एक साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, तो सोचो कब काम जल्दी हो जाएगा। अब 2 लोग काम करेंगे, 2 लोग इसके टुकड़े छोटे छोटे करेंगे तब, या फिर 10 लोग करेंगे तब। सिंपल सी बात है, 10 लोग करेंगे तब। यहाँ तो लग ही पा रहे हैं ना 2 लोग, क्योंकि 2 ही किनारे हैं। अगर एक्जो वाला लग रहा है तो एक्जो वाले की तो कंडीशन ही है कि वो तो किनारे से काटता है, तो किनारे तो वो एक रस्सी के 2 ही होंगे ना। अब पहले एंडो का यूज हुआ जिससे कि हमने 10 टुकड़े बना दिए। अब इस तरीके से 10 टुकड़े बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रत्येक पे लगे एकदम से लग गए लोग, ठीक है, एक तरफ से। फिर बाद में एक्जो से कट करने लगे, कट 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 एक तरफ से बैठ करके, ठीक है। सिंपल सी बात है। और एक तरीके से इस पर तो 20 लोग भी काम कर सकते हैं, क्योंकि 10 टुकड़े हो गए, 10 एक किनारे बैठेंगे तो 10 एक किनारे बैठ जाएंगे। मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी ना, वो किनारे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए पहले एंडो काम करता है, कंसेप्चुअली हर चीज़, ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो फिगर हम देखते हैं। फिगर में दिखाया गया है, फिगर 11.1 स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आखिर कैसे बना रहा है, जो मैंने नॉर्मली बता दिया था कि एक छल्ला सा था, उसमें से टुकड़ा पहले कट कर दिया था, फिर टुकड़े पर हमने डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जोड़ा था। तो यहाँ डिटेल में दिखाया गया भाई, स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाई एक्शन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक है। इको आर फर्स्ट, कौन सा वाला कैंची यूज़ की है, इको आर फर्स्ट वाली कैंची, ठीक। तो देखो पहले क्या किया, द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट। ये एंजाइम जो होते हैं कट्स करते हैं बोथ डीएनए स्ट्रैंड को एट द सेम साइट पे, सेम साइड पे कट करते हैं, ऐसे ध्यान रखना। दैट इज सेम एंड की तरफ कट करते हैं। सेम साइड का मतलब उनका सेम एंड की तरफ है, ठीक है, सेम एंड की तरफ। ऐसा नहीं कि एक स्टैंड को इस साइड से कट कर दिया तो दूसरे वाले स्टैंड को इस साइड से, दोनों स्टैंड को एक ही साइड से कट करते हैं, ठीक। ये वेक्टर डीएनए दिखाया गया, ठीक है। एक और फर्स्ट कट द डीएनए बिटवीन एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन देख रहे हैं हम इस पूरे फिगर में, ठीक है। एक और फर्स्ट जो है कट्स द डीएनए बिटवीन बेसिस जी एंड ए ओनली। अब ये स्पेसिफिक बात है इसकी भाई, कि एक और फर्स्ट जो है अपना गार्ड टीसी पहचानेगा, GATTC इस प्रकार के सीक्वेंस पहचानेगा, और उसमें भी कहाँ से किस किस के बीच काटता है, जी और ए के बीच काटता है। अब देखो एक एनसीईआरटी में थोड़ी सी गलती हुई है, वो आपको खुद ही दिख जाएगी जब मैं समझाऊंगा, तो कि हाँ ये गलती है फिगर में, ठीक है। क्योंकि थ्योरी जिस हिसाब से कहती है उसकी तरह नहीं है वो चीज़। तो इसका मतलब क्या है कि वो गलत हो गया, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं इस हिसाब का फिगर, आए भी तो जैसा आपको एनसीईआरटी में दिया वैसे करना। करती डीएनए बिटवीन बेसिस जी एंड ए ओनली व्हेन द सीक्वेंस गार्ड टीसी इज प्रेजेंट इन द डीएनए। जो गार्ड टीसी दिख जाता है तो जी और ए के बीच कट करता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखा, जी ए मतलब कितने साल जी और ए के बीच काट देता है। ऐसे ध्यान रखना, जो गार्ड टीसी हम तरीका बना दिया, गार्ड टीसी, कौन सा टीसी, कौन सा टिकट कलेक्टर, गार्ड टीसी। तो गार्ड में जो सबसे पहला वाला लेटर आया उसी के जस्ट बाद काट देता है, ऐसा मान लो। तो जी और ए के बीच काटता है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, तमाम तरीके याद रखने के लिए, ठीक। तो देखो वेक्टर डीएनए को भी वहीं से काटेगा, देखो जी और डी के बीच से काट रहा है। फॉरेन डीएनए को वहीं, फॉरेन डीएनए वही है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, सोर्स डीएनए, सब इसी के नाम है जो मैंने बताए थे। कितने नामों से पूछ सकता है एग्जाम में, मैंने सब बता दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, रियल में ये एरो ए एंड जी के बीच होना चाहिए था, लेकिन ये है किसके बीच, देखो ध्यान से देखो, ए और ए के बीच कट कर रहा है, क्योंकि देखो आपको यहीं प्रूफ मिल जाएगा इस बात का।
अगर ये ए और ए के बीच कट कर रहा है तो यहाँ पर ए आना चाहिए ना इधर, जबकि यहाँ क्या कट होके आ रहा है, क्योंकि इसका कट होने के बाद जो पार्ट बचा है वही तो पार्ट ये है। ठीक है, तो दरअसल अगर ये ए के बीच काटता है तो यहाँ ए आना चाहिए था ना, जबकि यहाँ जी आ रहा है। इसका मतलब जी और ए के बीच काटा ही है, क्योंकि काटता है जी और ए के बीच है, तो यहाँ भी काटेगा। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि वेक्टर डीएनए को काटेगा तो कहीं और बेस सीक्वेंस के बीच काट देगा, कोई नहीं, और बेस बिटवीन बेस काट देगा और वहाँ पर जिन बेसिस के बीच काटेगा वो अलग होंगे, ऐसा नहीं होगा। जी और ए के बीच काटता है एक बार फर्स्ट, तो जी और ए के बीच काटेगा चाहे वो फॉरेन डीएनए को कट कर रहा हो चाहे वेक्टर डीएनए को। ठीक, और यहाँ से हमको दिख भी रहा है कि जी और ए के बीच काटा होगा रियल में, तब जी और ए के बीच आया। बस यहाँ एरो जो गलत दिखा दिया है मिस प्रिंटिंग है, ये कोई टीचर नहीं बताता होगा आपको। ठीक, अब देखो, क्योंकि तभी वो है स्टिक एंड बनते हैं। ये सब थ्योरी में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल जितनी बात मैंने सब बोली सब लिखा हुआ है। क्योंकि तभी स्टिक एंड बनेंगे, क्योंकि तभी तो कम्प्लीमेंट्री बेस पे आएंगे ना एक दूसरे के सामने। जैसे देखो, अब ये यहाँ से जी एंड ए के बीच कट किया है, इधर जी और ए के बीच कट किया है, तभी ये स्टिक एंड बने। स्टिक एंड का मतलब ऐसे एंड जो कि एक दूसरे से कम्प्लीमेंट्री हो सके हैं, कम्प्लीमेंट्री होंगे तभी तो चिपकेंगे, इसलिए नाम रख दिया स्टिक एंड। तो कम्प्लीमेंट्री ये होंगे। देखो आप देख सकते हो, जब इसको ऊपर रखा जाएगा तो टी के आगे ए आएंगे, तो ए का कम्प्लीमेंट्री हम जानते हैं टी होता है, मतलब एडेनिन का थायोमिन होता है, थायमिन का एडेनिन होता है। ऐसे टी के सामने ए आएंगे, थायमिन का एडेनिन होता है, एडेनिन का थायमिन। ठीक है, इसके बाद का देखो ये दिखाया गया डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन एट स्टिक एंड्स और डीएनए लाइगेज के द्वारा फिर ये जोड़ दिए गए। हम जानते हैं ना, मॉलिक्यूलर ग्लू किसको बोलते थे, गोंद, गम, फेविकॉल, वही। ठीक, डीएनए लाइगेज जोड़ दिया गया ये देखो जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन करके तैयार हो गया बस। ठीक, अच्छा ये हो गया। देखो, लेकिन फॉरेन डीएनए के केस में ए एंड ए के बीच बन गया है, सो ध्यान से। ठीक है, एग्जाम में सही ऑप्शन जाएगा तो यही जाएगा, वो भी नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर वाला तो सही है। ठीक है, वैसे ऐसा देगा नहीं ये, लेकिन जो दे तो एनसीईआरटी में फिगर दिया उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक, जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो चैप्टर है उसमें जो फिगर दिखाया गया है, उसमें पीसीटी टीसीटी में H+K+ है, वहाँ एक जगह डायरेक्शन गलत दिखाई गई है। ठीक है, वह अभी मैं बता दूंगा आपको, इतना माइन्यूटली डिफरेंस कहीं नहीं मिलेगा आपको। सबसे बढ़िया बात है कि थ्योरी में एनसीईआरटी जिस बात को कह रही है वो अगर फिगर में फॉलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो फिगर में गलत है, क्योंकि थ्योरी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक, अब देखो ऐसे ध्यान रखें, 3' to 5' होता है सट्टाक। सट्टाक का मतलब देखो, सट्टाक CTTAG। 5 to 5' गार्ड टीसी, तो गार्ड टीसी जो होता नहीं, आधा टा लगा हुआ पूरे टा पर, गार्ड टीसी जो होता है 5' to 5' होता है। ठीक है, ध्यान से, गार्ड टीसी जैसा नाम से ही 3-5 करने वाला लग रहा है, वैसा नहीं है ये 5' to 3' वाला है। ठीक है, तो ये जो है ठीक है, तो कैसे ध्यान रख सकते हैं, ऐसे ध्यान रखें। 3-5 काम जो करते हैं वो जल्दी करने वाले काम होते हैं, 2 नंबर के काम 3-5, तो सटाक एक सटाक से काम हो गया, कहते नहीं कुछ लोग, सटाक से गए फटाक से आ गए, काम हो गया। तो सटाक जो 3' to 5' ऐसे ध्यान रखना, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन हटा ही दे रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा तरीका मिल गया। ठीक है, ऐसे ध्यान रखें कि सटाक से काम होता है कि सटाक से गए हम फटाक से आ गए, मतलब जल्दी से काम हो गया। तो 3-5 काम करने वाले 3-5 करने वाले एकदम जल्दी से काम करवा लेते हैं अपना 3-5 करके। ठीक है, याद रखते हैं ऐसे। ठीक, ये सब हो गया। अच्छा, इसके फुल फॉर्म कुछ देख लो, जो PBR 322 है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे, ये प्लाज्मिड पढ़ेंगे आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये जो है इसमें स्मॉल p दर्शा रहा है प्लाज्मिड, और B और R जो साइंटिस्ट के नेम है, बॉलिवर और रोड्रिग्यूज। ठीक है,
बॉलीवर, ये AR बना है, ठीक है। रोड्रिग्यूज, यूज है GUEZ। यहाँ से केवल प्लाज्मिड का P छोटा है, बाकी तो B और R कैपिटल है। 322 ये प्लाज्मिड का पूरा नाम है, ठीक है। अब देखो समझते हैं ये गाटीसी और सट्टाग क्या उसका मैटर है, इसके बारे में डिटेल में। जैसे डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर, ये कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं पैलिंड्रोम्स होते क्या हैं। दीज आर ग्रुप्स ऑफ लेटर की, तो लेटर के ये वो ग्रुप्स होते हैं दैट फॉर्म जो कि बनाते हैं दिस सेम वर्ड बनाते हैं व्हेन रीड बोथ फ्रॉम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, चाहे आगे की तरफ पढ़ा जाए चाहे पीछे की तरफ, सेम शब्द की आवाज़ आएगी। जैसे मलयालम होता है, तो मलयालम देखो चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो मलयालम ही आएगा, ठीक है। चाहे आप हिंदी में लिख के देख लो चाहे इंग्लिश में, मलयालम ही आएगा। ऐसे ही एक शब्द और होता है नवजीवन, नवजीवन न्यू लाइफ, मतलब उसको नवजीवन जब लिखेंगे तो चाहे वो स्पेलिंग करके नवजीवन लिख लें चाहे हिंदी में लिख लें, ठीक है। नवजीवन में भी दोनों तरीके से ऐसे ही आएगा, ठीक है। नव जी ब, ठीक है। इसका ये A एक्स्ट्रा हो गया ना। नव जीवन, एक तरह से नवजीवन देखो इंग्लिश लेटर में नहीं दे पाता है सही से, लेकिन हिंदी में दे देता है, ठीक है। नवजीवन, नवजीवन हिंदी में दे देता है। देखो इधर से इधर पढ़ो नव जीवन, इधर से इधर पढ़ो नव जीवन, ठीक है। लेकिन जो मलयालम वर्ड है जो NCERT ने यूज़ किया वो देखो हिंदी चाहे इंग्लिश के स्पेलिंग से कर लो, अच्छा हिंदी में लिख के देख लो, दोनों तरीके से आएगा। मलयालम, मलयालम वैसे देखो आ तो ये भी नहीं रहा है इंग्लिश में। इंग्लिश में देखो लेटर वाइज अगर हम देखें तो नवजीवन की तरह ये भी नहीं आ रहा है, देखो इंग्लिश के लेटर से नहीं आ रहा है। मल, ये पहले आ गया, इधर से पढ़ रहे हैं मल, हाँ आ जा रहा है ये, ठीक है। लेटर वाइज देखेंगे तो MALAY, ठीक है, MALAY आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन नवजीवन नहीं आ रहा है, NABIJ NABJI, ठीक है। मलयालम आ जा रहा है, ठीक है। तो NCERT ने अच्छा एग्जाम्पल लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये आप बताना क्या चाह रहे हैं उस बात पर फोकस करो। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है सोसाइटी का नॉर्मली। अब देखो एज अगेंस्ट ए बर्ड पैलिंड्रोम्स, तो ये कह रहा है कि तुलना के रूप में कि बर्ड पैलिंड्रोम्स बिहेव द सेम बर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, कि सेम बर्ड पढ़ा जाता है इन बोथ डायरेक्शन। द पैलिंड्रोम इन DNA इज ए सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर। जी अगेंस्ट का मतलब बस ये कह रहे हैं कि अगेंस्ट का मतलब इसके विपरीत है, इसकी तुलना के रूप में। जैसे वहाँ तो वो बहुत दोनों डायरेक्शन में पढ़ा जा रहा है तो वो लेटर है, लेकिन यहाँ पर DNA के केस में द पैलिंड्रोम इन DNA इज ए सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स, तो यहाँ वो बेस पेयर्स का सीक्वेंस है दरअसल, ठीक है। बेस पेयर्स का सीक्वेंस है दैट रीड सेम्स ऑन, वो पेयर है दरअसल। ये कहने के बाद चल कर कह रहे हैं ये वहाँ लेटर या पेयर्स हैं दैट रीड सेम ऑन द टू स्टैंड्स, क्योंकि दोनों स्टैंड पर सेम पढ़े जाते हैं व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ, ये स्पेशल बात है। व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम, स्पेशल बात क्या है, पढ़ने का ओरिएंटेशन सेम रखना है। ओरिएंटेशन सेम रखने का मतलब समझ रहे हो। जैसे एक पे अगर तुम 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ोगे तो दूसरे पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही पढ़ना। एक पे अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ोगे तो दूसरे पर भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी पढ़ना, तभी सेम आएगा। जैसे इस पे देख लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ेंगे, घाटी से आया। अब इस पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ा, 5-3 ये भी बोल देते हैं, प्राइम बोलना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम घाटी सी, ठीक। 5 से 3 चाहे इस पे पढ़ो चाहे 5 से 3 इस पे पढ़ो, घाटी से आ रहा है। अब देखो 3 to 5 दोनों पढ़ के देखो, 3 to 5 इस पे पढ़ रहे हैं तो सटाक आ रहा है, 3 to 5 इस पे पढ़ो सटाक, तभी मैंने बोला था ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बहुत काम आएगा। सटाक घाटी सी, ठीक है। सिक्वेंस दिए हुए होते हैं, आप तुरंत पहचान लेंगे कितने भी प्रेशराइज कंडीशन हो एग्जाम में। ऐसे सिक्वेंस दे देता, पूछ लेता कौन सा सही है, ठीक है। तो देखो 3 to 5 प्राइम मैंने बताया था,
चटाक आ रहा है। 3 to 5 प्राइम 2 नंबर का काम एकदम जल्दी से लोग कर लेते हैं रिश्वत दे करके, सड़क से हो जाता फटाक से काम। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द टू स्टैंड इन 5 प्राइम तो 3 प्राइम डायरेक्शन में भी दोनों सेम ही पड़ जा रहा है। दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ रीड इन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। जहाँ देखो हमने दोनों स्टैंड पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ा, तब दोनों पर सटाक आ रहा है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ा तो दोनों गाटी से आ रहा है। तो वही कहना चाह रहा, बात खत्म, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ा तो दोनों पर गाटी से आ रहा है, वही लिखा है। दैट इज एक स्टैंड पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ो तो दूसरे में भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी यदि एक पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो तो दूसरे में भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ना, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पढ़ना बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है। ये इतना ही काफी है और ज़्यादा समझने की जरूरत है। रेस्ट्रिक्शन हम कर दी स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए a little away from the center of the palindrome sites। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ से कट करता है, ऑप्शन में दे देता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट, पहले ऑप्शन पर दे देगा, दूसरे पर लिखेगा ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर या ए लिटिल टूवार्ड्स द सेंटर। तो एकदम से बच्चा सोचता है सेंटर भी तो कट करता है, एकदम उसको आंसर लगा देता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। सही बात क्या है, ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द पैलिंड्रोम साइट। जो पैलिंड्रोम की साइट होती है उसके सेंटर से थोड़ा सा दूर की तरफ कट करता है, ये ध्यान रखना। दैट इज सेंटर तो ए एंड टी के बीच वाला हुआ ना, जबकि काटता कहाँ है, जी एंड डी के बीच, ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे गार्ड टी सी में टोटल लेटर कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं ना। जैसे इसी में देख लो गार्ड टी सी, तो 3 इधर के हुए 3 इधर के, तो दरअसल बिल्कुल सेंटर तो ए और टी, इस वाले ए और टी के बीच हुआ ना, लेकिन काटता कहाँ है, जी और ए के बीच। तो ऐसा कर सकते हैं यार, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा अवे काटता है, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस। देखो साफ साफ लिखा है भाई, मैं जो कह रहा था फिगर में गलती है, थ्योरी में सही लिखा है। बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड्स, लेकिन काटेगा सेम टू स्ट्रैंड्स पर ही। एक पे जी एंड डी के बीच काटेगा तो दूसरे स्टैंड को भी जी एंड डी के बीच काटेगा। जबकि देखो यहाँ पे क्या किया, ऊपर तो सही काट दिया जी एंड डी के बीच फॉरेन डीएनए को, लेकिन देखो नीचे जी एंड डी के बीच नहीं काटा है, मतलब थ्योरी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, खुद के एनसीईआरटी थ्योरी के अकॉर्डिंग सही नहीं है ये बात। इसलिए हम कह सकते हैं डंके की चोट पे कि ये फिगर गलत है, नीचे का जो है वो गलत इंडिकेशन है। बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड्स दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड्स। और इस प्रकार से ना क्या होता है कि एंड्स पर किनारे पर सिंगल स्ट्रैंड छूट जाते हैं। भाई इस हिसाब से जो कट करता है तभी तो ये फिर देखो इतना ये सिंगल स्ट्रैंड पार्ट है, इतना ये सिंगल स्ट्रैंड पार्ट है, तभी तो एक तरीके से ये ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लो नॉर्मल सोच के चलो, जैसे कोई नोट फट जाता है, तो अगर वो नोट इस तरीके से फटा है कि उसमें जैसे मान लो ये नोट है, ठीक है, अब ये नोट इस तरीके से फटा है, मान लो ये है, ये इस तरीके से फटा है, ठीक, यहाँ पे, और ये कह सकते हैं कि इस तरीके से फटा है, ठीक है। तब जब इस तरीके से खांचे मिलेंगे ना, एक तरीके से, जैसे एक तरीके से सिंगल स्टैंड से हो गया ना ये, तो जब ये ऐसे करके हम मिलाएंगे तभी अच्छे से चिपक पाएंगे ना, ठीक है। एक क्या होता है, आपने देखा भी होगा, अगर नोट इस तरीके से पूरा फट जाता है, मतलब बीच में से ऐसे फट जाता है पूरा, तब ऐसे एकदम जोड़ने में उनको दिक्कत होती है, ठीक है, सही से नहीं चिपक पाते हैं। जबकि अगर इस तरीके से फटा है ना, तो इस तरीके से फटा ऐसे करके तिरछा होगा तो वो जोड़ने में सहायता मिलती है। जैसे तिरछा होकर फटता तो ये क्या आता, इस तरीके से ही तो आते इसके, एक टुकड़ा ही होता, ठीक है, एक टुकड़ा ही होता इस तरीके से, तो ये जोड़ने में आसानी हो जाती। तो वही एक तरीके से क्या ये सिंगल स्टैंड की तरह है ये, बस वही कॉमन सेंस की बात है। फालतू में इतना टफ बना देते हैं हमारी टेक्नोलॉजी को लोग। कितना आसान है, ठीक है। तो ये देखो वही कह रहा है ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज, ये भैया ओवर हैंगिंग ही तो स्ट्रेचेज हैं।
एक्स्ट्रा फालतू में हैंग करे हुए हैं, एक्स्ट्रा हैंग, एक्स्ट्रा हैंग, एक्स्ट्रा हैंग। और देखो यहाँ कर लो, देखो एक्स्ट्रा हैंग, एक्स्ट्रा हैंग, इन्हीं की वजह से तो स्टिक एंड बन पाते हैं। ठीक है। The slip single extended portion at the ends, these are overhanging stresses called sticky ends on each। sticky end क्यों कहते हैं? क्योंकि अच्छे से चिपक जाता है तो नाम रख दे sticky end, क्योंकि ये चिपकने वाले एंड है, सही से चिपक जाते हैं। ठीक है। फिगर 11.1 हम देख चुके हैं अच्छे से फिगर में। These are named so, इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया? बिकॉज द फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तभी तो चिपकेंगे अच्छे से विद। अब यहाँ रियल में गोंद वगैरह थोड़ी चिपका देंगे। विद देयर कम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स, ये तो मैं बता ही चुका हूँ ना। कम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट का ही तो साथ जोड़ता है भैया। ये टी के सामने आएगा, टी के सामने आएगा, ये जब सामने आएंगे तो देखो इन टी के बीच ये वाले ए आएंगे, इस वाले ए के बीच ये वाले टी आएंगे। सिंपल। विद देयर कम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। वही मैंने बताया, जैसे हम गोंद से कोई नोट को चिपका रहे हैं तो अगर नोट इस तरीके से फटा होगा तो एक तरीके से जो स्टिकनेस बनेगी तिरछा फटने की वजह से, तो वो एक तरीके से गोंद के काम को फैसिलिटेट करेगी ना। मतलब गोंद का जो काम होगा उसको सप्लीमेंट, मतलब उसके साथ काम करेगी, मतलब एक तरीके से उसका सपोर्टिव काम करेगी गोंद के, कि वो गोंद का काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अच्छे से चिपक जाएगा। तो भाई कह रहा है दिस स्टिकनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट करता है द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो गोंद का काम, जबकि भाई नोट तिरछा करके नहीं फटता तो जो है जोड़ना उतना आसान नहीं हो पाता ऑब्वियसली, क्योंकि जब नोट भी तिरछा फटा होता है तो गोंद से जोड़ने में आसानी होती है। तो तिरछा फटा हुआ नोट क्या करता है? फैसिलिटेट कर दिया किसके काम को? गोंद के काम को। तो भाई कह रहा है लाइगेज एंजाइम के काम को आसान कर दिया स्टिकनेस ने। ठीक है। रेस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियर आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स या जीनोम से, तभी तो सोर्स डीएनए बोलते हैं उसको, डिजायर डीएनए को। व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब कट किया जाता सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। तो सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड ही रखती हैं, क्योंकि जो सेम काइंड का होता नहीं है, जैसे जी एंड ए के बीच काटा है तो दूसरा भी जी एंड ए के बीच काटेगा। अब ये ध्यान रखा, इस सेम का मतलब सेम टाइप से है, दैट इज एक इकोलाई, मतलब इकोआर फर्स्ट होगा तो दूसरा भी इकोआर फर्स्ट ही होगा। बट वेक्टर डीएनए को काटने वाला अलग मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल अलग होगा लेकिन टाइप सेम होगा। एंड एलियन डीएनए को काटने वाला अलग, ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मीडियम में काटे होंगे ना ऑब्वियसली, तो अलग अलग डाले होंगे, तो ये थोड़ी एक में डाल दिए। वेक्टर डीएनए अलग पहले डाला होगा, अलग मीडियम में होगा, वो अलग होगा, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन डीएनए अलग काट डाला जाएगा, उसमें अलग होगा सेम टाइप का। ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी ब्रांड का कोई कैंची है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे नाम का मान लो, जैसे हरेंद्र ब्रांड की कोई कैंची है, तो एक कैंची हरेंद्र ब्रांड की है और हरेंद्र ब्रांड की और भी कैंची होंगी, तो दूसरी कैंची भी हरेंद्र ब्रांड की होनी चाहिए। तो एक हरेंद्र ब्रांड की कैंची को वेक्टर डीएनए काटने के लिए उसमें मीडियम में डाल दिया, एक को डाल दिया फॉरेन डीएनए काटने के लिए। ठीक, अभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही कैंची से दोनों काट रहे हैं, सेम ब्रांड की होनी चाहिए, मतलब सेम टाइप की होनी चाहिए। बात करता हूँ यहाँ सेम का मतलब सेम टाइप से है। ठीक है, रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड एंड दीज कैन बी ज्वाइन टुगेदर एंड टू एंड, और साथ साथ एंड टू एंड जोड़ दिए जाते हैं यूजिंग डीएनए लाइगेज को जो यूज़ करके। ठीक है, सेम काइंड ही तो मिल रहा है भैया, ये इधर देख लो, देखो जी सी फिर टी टी ए खाली है, देखो जी सी टी टी ए खाली है, तो सेम काइंड के नहीं हो गई ये, तभी तो जुड़ पा रहे हैं, कंप्लीमेंट्री हो गए। ठीक, अब देखो ये जो है, देखो इसको देखना चाहो इस फिगर को भी देख लो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दिखाया जा रहा है। देखो ये फॉरेन डीएनए,
ये वेक्टर डीएनए। अब जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में जो नॉर्मली ऐसे कट करके इसी तरीके से दिखाया था वो वही वाला है एकदम से, ठीक है। जैसे फॉरेन डीएनए एक वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए मतलब प्लाज्मिड है वो दूसरा वाला। तो सेम रेस्ट्रिक्शन कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट पर कट कर दिया। इसको देखो ऐसे करके कट कर लिया, इतना पार्ट निकाल लिया, इसको कट करके इतनी जगह बना ली, तो इसको इस पार्ट को जा करके यहाँ जोड़ दिया। देखो लाइगेज जो है फॉरेन डीएनए टू प्लाज्म, फॉरेन डीएनए को जा करके यहाँ पर ये जोड़ दिया। देखो यहाँ पर जोड़ दिया जा रहा है ये वाला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल करके तैयार, ठीक है। अब यही तो था इसी तरीके से। अब देखो जो स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने, उसका ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ये जो प्लाज्मिड वो साल्मोनेला टाइफोमिडियम से लिया गया है, और जो भी हम डिजायर डीएनए वगैरह चाहते हैं वो कहीं से निकाला गया है, और उसको यहाँ पर वो कंबाइन कर दिया, बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब इसको एस्चेरिचिया कोलाई में डाला जा रहा है, तो देखो वही एग्जाम्पल है यहाँ, तो एस्चेरिचिया कोलाई है ये सब ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया, इसको उसमें डाल दिया गया। अब ये सेल डिवाइड के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनती चलेंगे। तो एस्चेरिचिया कोलाई ने क्लोनिंग होस्ट, मतलब होस्ट में ही तो क्लोनिंग हो रही, तो क्लोन करने वाला होस्ट हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की पूरी कॉपी बनती चली जा रही है। देखो पहले एक थी, अभी 2 बन गई, तो साथ में हमारे जो डिजायर डीएनए फॉरेन डीएनए वो भी डिवाइड कर रहा है, वो भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक। एस्चेरिचिया कोलाई होस्ट में ही तो क्लोनिंग होती है, सिंपल सी बात है। दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए के क्लोन बन रहे हैं, क्योंकि अलग अलग मीडियम में काटे होंगे ना, तो ऑब्वियसली हाँ ये तो मैंने समझा ही दिया था, सेम टाइप की होगी ना कि सेम, ठीक। ये भी मैंने अच्छे से समझा दिया सब ऐसे भी, जिससे कि कम्प्लीमेंट्री वही कह रहे हैं कि स्टिक एंड का क्या मतलब है कि सेम काइंड ऑफ स्टिक एंड, जैसे कि कम्प्लीमेंट्री स्टैंड ही बन सके जो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री बन सके। चूँकि जैसे आर ई हुआ तो जी एंड ए के बीच काटने वाला एंड एक आर ई हुआ तो ए एंड टी के बीच काटने वाला हुआ, तो स्टिक एंड कहाँ बन पाएंगे, समझ लो। तो एक ऐसे आर ई होना चाहिए तो जो दोनों जी एंड ए के बीच ही काटने वाले, मतलब ऐसी ब्रांड की कैंची होनी चाहिए जी एंड ए के बीच का है, बीच के कांटे वाली। एक हरेंद्र की एक नरेंद्र की, तो कैसे काम चलेगा, पता चले हरेंद्र ब्रांड की कैंची जी एंड ए के बीच काटने वाली, और नरेंद्र मोदी की या नरेंद्र की, कुछ भी कह सकते, कोई भी नाम ले लो, सोनू ले लो, तो वो ए एंड टी के बीच काटने में तो कैसे काम चलेगा, कहाँ स्टिक एंड बन पाएंगे, ठीक है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट में बेस के बीच काटे, ठीक है। मतलब एक मान ली कि वेक्टर डीएनए का काट रहा है, एक मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट रहा है, तो एक ऐसी ले ली जो कि ए और टी के बीच काट रहा है, जी और ए के बीच, तब भी तो काम नहीं बनेगा। देखिए जब उन दोनों स्टैंड को कॉम्प्लीमेंट स्टैंड नहीं कहेंगे ना एक दूसरे का, सिंपल सी बात है। तो ये बात आपको मैंने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में बता दिया है। बाकी जो अब जो समझो काम की बात, यू मे हैव रियलाइज्ड, आपने अभी ये बात महसूस कर चुके हो दैट नॉर्मली अनलेस वन कट्स द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम। ये कह रहे हैं कि जब तक कोई जो है सेम टाइप के रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम से वेक्टर डीएनए और सोर्स डीएनए को नहीं कट करेगा, तब तक द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड, तब तक नहीं बनाया जा सकता। ये कह रहे हैं, इतना समझाने के बाद अब तो ये समझ ही गए होगे ना कि भैया तब तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल नहीं बनाया जा सकता जब तक सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ना काटा जाए, ठीक। बाकी आगे का डिटेल जो अगर वीडियो में देखते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।